दोस्तों, एक मासूम सा दिखने वाला 2 साल का लड़का अनाथ आश्रम में बैठा हुआ किसी के आने का इंतजार करता है कि कोई आएगा और उसे वहां से ले जाएगा। और इसी आस में वे हमेशा बाहर आकर बैठा रहता था। तभी एक दिन दो कपल आते हैं और आने के बाद में उस बच्चे को अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें गोद ले लेते हैं। तब उस बच्चे को गोद लेते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि ये आगे चलकर कोई बड़ा अफ़सर बनेगा, इसलिए हमें इस बच्चे को ही गोद लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा होशियार होता है, जिसका रुतबा और जलवा देखकर उनके मन में ख्याल आने लगता है कि ये आगे चलकर आईपीएस अफ़सर बनेगा और पूरे बागडोर अपने कंधों पर सँभाल लेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही बच्चा एक दिन आगे चलकर अपनी ही माँ का हत्यारा बन जाएगा और अपनी ही माँ की हत्या करके उसे टॉयलेट के अंदर गाड़ देगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जिसे आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन हिल जाएगी और आपको एक थोड़ा-सा दुःख भी महसूस होगा, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वह बिसलपुर गांव की है, जहां पर दो पति पत्नी रमेश दुबे और शांति देवी रहा करते थे। और ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं। लेकिन इनके घर में एक चीज़ की कमी थी और वो थी संतान, क्योंकि इन दोनों की शादी को लगभग 10 से 11 साल हो जाते हैं, लेकिन इनको अभी तक एक भी संतान नहीं होती है। इसलिए उनके घर में किलकारियों और एक संतान की कमी रहती है, जिसके चलते उनके मन में बड़ा ही दुख महसूस सा रहता है। और ये एक दूसरे को हमेशा यही कहते आए हैं कि आखिर हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, जिसके चलते भगवान ने हमें एक भी संतान नहीं दी। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे और इनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी, इसलिए इनके पास में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन बस एक संतान की कमी रहती है, जिसके चलते शांति देवी के मन में ममता का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बड़ा ही रह जाता है, क्योंकि वो अपना प्यार अपने बच्चे को दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं होती है। तभी ये एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि हमारे एक भी संतान नहीं है, आगे चलकर बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा बनेगा और कौन इस प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा, क्योंकि हमारा तो कोई अपना लावारिस ही नहीं है। अब हम करें तो भी क्या करें। अब दोनों सोच विचार करके एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बच्चे को गोद ले ले, जो आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बनेगा और इस घर और इस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन जाएगा। इसलिए दोनों सहमत हो जाते हैं और पास ही के एक अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहाँ से एक 2 ढाई साल के बच्चे को गोद लेने का विचार करते हैं। जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो 2 से ढाई 3 साल के आसपास उसकी उम्र थी। तभी उनकी नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और तेज सा छाया हुआ रहता है। इसलिए उसके चेहरे को देखकर उनके मन में ख्याल आते हैं कि ये बच्चा सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके चेहरे पर मुझे चमक दिखाई दे रही है। इसलिए वे बच्चे के पास में जाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं। तो उसकी बातें और टैलेंट को देखकर उनके मन में ख्याल आ जाता है कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। ये आगे चलकर शायद आईपीएस अफ़सर भी बन सकता है और पूरी बागडोर अपने कंधों पर सँभाल सकता है। इसलिए वे वहाँ के मालिक से उस बच्चे को गोद लेने की बात कहते हैं, तो वो भी उनको गोद दे देते हैं और उसके बाद में वो अपने ही घर में अपने ही गाँव चले आते हैं। और गाँव आने के बाद में उसका नामकरण कराया जाता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है भूपेंद्र दुबे। अब इस प्रकार से समय बीतता है और उनके घर में खुशियाँ भरने लग जाती है। भूपेंद्र पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसे बस एक बार कोई चीज़ के बारे में बता दो, तो वह पूरी तरीके से हमेशा-हमेशा के लिए उसको याद रख लेता था और इतनी उसके अंदर इंटेलिजेंटता भरी हुई थी। अब धीरे-धीरे समय बीतता है और समय के साथ में उसके घरवाले यानी उसके मम्मी-पापा उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं और उसको एक राजकुमार की तरह पालते हैं। उसके जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उसको एक अच्छे
स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं ताकि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो दबी ना रह सके और वे आगे चलकर एक बड़ा आदमी बन सके। इसलिए हाई स्कूल में उसे शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है और जैसे ही वो कक्षा 10 पार करता है तो उसके क्लास 10th में 99% बनते हैं और धीरे-धीरे जब वो क्लास 12th को पार करता है तो उसमें उसके 89% बनते हैं। अब उसके माता-पिता के मन में बहुत ही गहरा विश्वास आ जाता है कि हमारा बच्चा तो सचमुच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये तो कन्फर्म ही आगे चलकर आईपीएस ऑफिसर बनेगा। इसलिए जब 12th की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसके माता-पिता निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम इसे आईपीएस की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई अच्छे से हाई स्कूल के अंदर इसको भेज दें। तो दोनों सोच विचार करने के बाद में आस-पास में जितने भी हाई स्कूल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाई स्कूल रहता है उसे वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। लगभग वहाँ से 150 से 200 किलोमीटर दूर पर वो रहकर यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है। अब धीरे-धीरे वो उधर अपनी यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और धीरे-धीरे इधर उनके पिता रमेश दुबे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग जाती है। अब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उनसे अपने आप से चला भी नहीं जा सकता था और धीरे-धीरे वो कमज़ोर होते जा रहे थे। लेकिन इसकी खबर उसके बेटे को बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं और उसके पिता जब भी उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे मन लगाकर तुम पढ़ाई करना और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें तुरंत बता देना, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देते देंगे। और ऐसा कहकर वो हमेशा ऐसे ही बात करके फ़ोन काट दिया करते थे और अपनी बीमारी के बारे में उसको बिल्कुल भी भनक नहीं होने देता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं उसे इस बीमारी के बारे में ऐसे बताऊंगा तो शायद उसकी पढ़ाई से मन डोल जाएगा, शायद वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए जो मेरा सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा और उसने मेहनत की है वो भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वे उसे अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते हैं। अब धीरे धीरे इधर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और 2023 में उसके पिता रमेश दुबे की मौत हो जाती है। लेकिन रमेश दुबे को पता चल गया था कि अब उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए वे समय से पहले ही कुछ पैसे 16-17 लाख रुपए अपने बेटे भूपेंद्र के नाम करवा देते हैं और बाकी जो कुछ बैंक बैलेंस और जो जितनी भी उनके पास में प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो अपनी पत्नी के नाम करा के इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब जैसे ही उनके लड़के को ये खबर मिलती है तो वह तुरंत ही अपने गांव आ जाता है। अब होता कुछ ऐसा है कि दोस्तों, अब जैसे ही वो अपने बेटे को वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजते हैं तो उसका बेटा पहले तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में गलत दोस्तों के साथ रहने से वे काफ़ी तरह के नशे भी, ड्रग्स वगैरह के नशे भी सीख जाता है, जिसके चलते उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो धीरे धीरे नशे का आदी हो जाता है। अब जैसे ही उसके पिता की डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पर वापस अपने गाँव आता है और गाँव आने के बाद में जैसे ही जितने भी रीति रिवाज होते हैं डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, वो कर दिए जाते हैं और जब ये सारा काम हो जाता है तो वो अपनी माँ को सताने लग जाता है और जब उसको पता चलता है कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम कर दी है, मेरे लिए तो 17-18 लाख रुपए ही एफडी कराई है। पहले तो वो पूरी एफडी को तुड़वाता है और उन सारे पैसों को बर्बाद कर देता है। कुछ पैसे शेयर बाजार में लगा देता है और कुछ अपने नशे वगैरह में लगा देता है। जब उसके ज़िंदगी में पैसों की कमी आने लगती है तो वो अपनी माँ को तंग करने लगता है कि माँ, तुम तेरी एफडी तुड़ाओ और ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्योंकि पिताजी ने पिताजी के जितने भी रुपए पैसे हैं उनका मालिक हकदार मैं ही हूँ, इसलिए पिताजी ने तुम्हारे नाम की है तो तुम मेरे नाम कर दो। लेकिन उसकी माँ कहती है कि पहले तुम अपनी बुरी आदतें सुधार लो, उसके बाद में तो ये तेरी ही प्रॉपर्टी जगह है बेटे, ऐसा कहती है। लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो हमेशा अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। इसी बीच उसको अपने
गुजरे हुए पति की याद आती है कि अपना तो आखिर अपना ही होता है, हम दोनों ने इसको कभी भी अपने से भी बेहतर समझा है, इसको कभी भी पराया नहीं समझा है, कभी भी लावारिस नहीं समझा है, इसको तो हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, फिर भी और हमने इसको इतने अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, और वह फूट-फूट कर रोने लगती है। लेकिन उसकी माँ भी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि जब तक तू तेरी बुरी आदतें नहीं सुधारेगा, तब तक मैं तुम्हें एक भी रुपए पैसे नहीं दूँगी। अब जब उसकी माँ उसे एक भी रुपया नहीं देता है, तो वह कुछ प्लान बनाने लगता है कि अब कैसे भी करके इस बुढ़िया से पैसे कैसे वसूलूँ, कैसे मैं जगह और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाऊँ। तो वह तरह-तरह के प्लान बनाने लगता है, लेकिन वह किसी में भी सफल नहीं होता है, और इसी के चलते एक दिन उसकी माँ शांति देवी उन अपनी छत पे जाती है, जहाँ पर एक तुलसी का पौधा होता है, उसमें जल चढ़ाने के लिए जाती है। तो उसका बेटा भूपेंद्र भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है, और जब जैसे ही उसकी माँ तुलसी को जल चढ़ाकर अपनी दीवार के पास आती है, तो वो पीछे से उसको धक्का दे देता है, और धक्का देने के बाद में उसकी माँ नीचे गिर जाती है, और वो भी तुरंत नीचे आकर उसको और मारने पीटने लगता है। और जैस उसके बाद में अगर उसकी सांसें चल रही थी, तो फिर वे एक साड़ी लेकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में एक पुराने से बाथरूम के अंदर ले जाकर वहाँ की टाइलें वगैरह निकाल कर उसके अंदर गाड़ कर उसके ऊपर प्लास्टर कर देता है, और उसके अंदर ही कबाड़ का सामान रख देता है, जिससे उनको किसी को भी पता नहीं लगे कि आखिर यहाँ पर क्या है। और जब वो ऐसा करने के बाद में जैसे ही बाहर निकलता है, तो वो ही इंसान नौटंकी शुरू कर देता है कि आखिर मेरी मम्मी कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं, वो घर से निकली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया है। और वहीं जाकर पुलिस में भी कंप्लेन कर देता है कि मेरी मम्मी गायब हो गई है। जब पुलिस वाले आते हैं, तो उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी मम्मी कब निकली, कैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो वो सारा कुछ बता देता है। तब पुलिस वाले आस-पास के सीसीटीवीज़ फ़ोटोज़ वगैरह खंगालते हैं, तो और खंगालने के बाद में जब उसके बेटे को दिखाया जाता है कि इनमें से तुम्हारी माँ कौन-सी है, हमें तो कुछ पता है नहीं, तुम ही अपनी माँ को पहचानो। तो वो क्योंकि उसे उन फ़ोटो में उनकी माँ थी ही नहीं, तो वह हिचकिचाने लगता है, सहमा सा लगने लगता है, और उसके मन में एक डर सा लगने लगता है कि अब क्या करूँ? इस प्रकार से जब वो हिचकता है, घबराता है, तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद में उससे पूछताछ करते हैं कि हमें तो लगता है कि तुम्ही ने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो बताता है कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, कोई भी गड़बड़ नहीं की है। मेरी माँ घर से निकली लेकिन वापस अभी तक घर नहीं आई, मुझे अपनी माँ से जल्दी से मिला दो। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उन्हें कन्फर्म शक हो जाता है, और वो उसे अपने हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ करते हैं, तो वो पूरा सच उगल देता है, और पुलिस वालों को बताता है कि मैंने अपनी माँ की हत्या को इस प्रकार से अंजाम दिया था, और मैं उसकी प्रॉपर्टी और पैसे ऐंठना चाहता था और मालिक बनना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसों से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। भले ही वो मेरे सगे माता-पिता या मेरी माँ न हो, लेकिन मुझे तो बस पैसों से ही प्यार है, मुझे पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। फिर उस भूपेंद्र को कोर्ट में पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद में अपनी माँ की हत्या करने के बाद में उस जुर्म में उसे कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और उसे फांसी दी जाती है। तो दोस्तों, ये एक कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक माँ की ममता को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी थी, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ को इस प्रकार से कैसे अंजाम दे सकता है, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बस आज की कहानी यहीं तक थी। मिलेंगे एक सच्ची सी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे इस चैनल पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो आप इस कहानी को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।